अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक 11th की केमिस्ट्री चैप्टर 1 से है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इस टॉपिक में होगा ये कि हम किसी एलिमेंट के डिफरेंट जो आइसोटोप्स हैं जिनके मास डिफरेंट हैं उनको हम मेजर करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से। और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। Mass spectrometer is an instrument which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element. मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा आला है जो किसी भी एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स के मासेस को मेजर करने में इस्तेमाल होता है। इन दिस टेक्निक ए सब्सटेंस इज फर्स्ट volatilized and then ionized with the help of high energy beam of electrons. ये इस टेक्निक का आप प्रिंसिपल कह लें या मरकज़ी ख्याल। तो इस टेक्निक में होगा ये कि पहले जो सब्सटेंस जिसके आइसोटोप्स को मासेस हमने डिटरमाइन करने हैं उसको फर्स्ट वोलाटिलाइज किया जाएगा, गैसेस फॉर्म में चेंज किया जाएगा, एटम्स फॉर्म में चेंज किया जाएगा एंड देन आयनाइज, फिर उनकी आयनाइजेशन की जाएगी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से। The gaseous positive ions thus formed are separated on the basis of their mass to charge ratio, m over e mass over charge, and then recorded in the form of peaks. और जो गैसियस एटम्स बनेंगे और उनको आयनाइजेशन के बाद वो बन जाएंगे गैसियस पॉजिटिव आयंस। और जो गैसियस पॉजिटिव आयंस बनेंगे उनको उनकी मैस टू चार्ज रेशियो की मदद से अलग-अलग किया जाएगा और फिर उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा पीक्स की फॉर्म में, जैसे ग्राफ में होता है। Actually, mass spectrum is a plot of data in such a way that mass or charge is plotted as abscissa x-axis and the relative number of ions as ordinate y-axis. तो हकीकत में जो ये मास स्पेक्ट्रम है ये ग्राफ है जो मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें बनाकर देगा। और इस ग्राफ में क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग हम मास और चार्ज रेशो लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग हम लेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, ये इस टेक्निक का प्रिंसिपल है। और आगे हम पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर की टाइप, जो दो टाइप्स यहाँ पर बताई गई हैं वो देखते हैं हम। First of all, Austin's mass spectrograph was designed to identify the isotopes of an element on the basis of their atomic masses. तो सबसे पहले ऑस्टिन मास स्पेक्ट्रोग्राफ बना था, जो बना था कि किसी भी एलिमेंट के ना जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं उनको उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर अलग-अलग करना शनाख्त करना। देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। और इसके अलावा एक और मास स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका नाम है डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। This was designed for the identification of elements which were available in solid forms. और ये ऐसे एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता था जो सॉलिड स्टेट में यानी ठोस फॉर्म में होते हैं। The substance whose analysis for the separation of isotopes is required is converted into the vapor state. और वो सब्सटेंस जिसका एनालिसिस करना है, उसके आइसोटोप्स अलहदा करने हैं, उसको फर्स्ट वेपर स्टेट में बदला जाता है गैसियस फॉर्म में, एटम्स की फॉर्म में। The pressure of these vapors is kept very low, that is 10 raised power minus 6 to 10 raised power minus 7 tar। तो इसका प्रेशर हम बहुत ही कम रखते हैं जो कि 10 raised power minus 6 से 10 raised minus 7 tar तक हो सकता है। These vapors are allowed to enter the ionization chamber where fast moving electrons are thrown upon them। तो फिर इन्हें आयनाइजेशन चैम्बर में एंटर किया जाता है इन वेपर्स को, जहां इन पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्रो किए जाते हैं इनकी आयनाइजेशन के लिए। द एटम्स ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स आर आयनाइज्ड। और एलिमेंट्स, आइसोटोपिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं उनके वेपर्स आइंस में बदल जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। These positively charged ions of isotopes of an element have different masses depending upon the nature of the isotopes present in them। और जो पॉजिटिव चार्ज आयन बनते हैं क्योंकि ये आइसोटोप्स पर मुश्तमिल होते हैं, क्योंकि मेनली हम आइसोटोप्स को ही अलहदा करना होता है ना, तो इनके मैसेज अलहदा होते हैं। तो जो हमारे पास आगे आयनाइजेशन भी होंगे तो आयनाइज होने के बाद उनकी मास टू चार्ज वैल्यू भी डिफरेंट होगी। द पॉजिटिव आयन ऑफ ईच आइसोटोप हैज इट्स ऑन मास और चार्ज वैल्यू। तो इस तरह जो पॉजिटिव आयन बनेंगे उनकी अपनी अपनी मास और चार्ज वैल्यू होगी। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस E of 5000 to 500 to 2000 volts is applied between perforated accelerating plates, then these positive ions are strongly attracted towards the negative plate।
और जब हम एक ऐसी परफोरेटेड एक्सीलेटिंग प्लेट्स यूज़ करेंगे जिनके दरमियान होल होंगे और ये यूज़ होंगी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक्सीलेटिंग प्लेट्स आयंस की मूवमेंट्स को तेज़ करने के लिए, आयंस को एक्सीलेट करने के लिए। और इन पर पोटेंशियल जो अप्लाई किया है वो है 500 से 2000 वोल्ट तक का। और क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट्स हैं तो पॉजिटिव आयंस को ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगी। इन दिस वे द आयंस आर एक्सीलेटेड। इस तरह से आयंस को एक्सीलेट किया जाता है, उनकी स्पीड बढ़ाई जाती है, एक्सीलेशन किया जाता है उनको। These ions are then allowed to pass through a strong magnetic field of strength H, which will separate them on the basis of their mass or charge value. फिर जब ये आयन एक्सीलेट हो जाएंगे तो इनको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया जाएगा जो इन्हें मास टू चार्ज वैल्यू की बुनियाद पर सेपरेट कर देगा। एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द आयंस टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। वो अलहदा कैसे करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो इन आयंस को ना सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है एक सर्कल में। द आयंस ऑफ डेफिनेट मास और चार्ज वैल्यू विल मूव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स वन आफ्टर द अदर एंड फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर। तो जब ये उन्हें सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा तो एक मखसूस मास और चार्ज रखने वाले आइसोटोप्स जो होंगे उनका ग्रुप्स बन जाएगा और वो बारी बारी करके इलेक्ट्रोमीटर पर गिरेंगे। द मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर द मास और चार्ज इज, तो मास और चार्ज किसी भी एटम्स का, किसी भी आइसोटोप का कैलकुलेट करने के लिए हमें ये रिलेशन दिया गया है, m/e इज इक्वल टू h²r/2e, वेयर h इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस इक्वेशन में जो h दिखाया गया है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, e इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, e इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करता है जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होता है, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और जो मैग्नेटिक व्हील उन्हें मूव करवाता है एक सर्कुलर पाथ में, तो जो से सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा उसका रेडियस r है। इफ e इज इंक्रीज बाय कीपिंग h कांस्टेंट देन रेडियस विल इंक्रीज एंड पॉजिटिव आयन ऑफ ए पार्टिकुलर मास ऑफ चार्ज विल फॉल एट अ डिफरेंट प्लेस एज कंपेयर टू द फर्स्ट प्लेस। वो कहता है अगर हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड E को बढ़ाएं और H को कांस्टेंट रखें, सेम रखें, तो फिर मास और चार्ज वैल्यू जिनकी मखसूसी पहले जिस पोजीशन पर गिरे थे अब वो मुख्तलिफ पोजीशन पर गिरेंगे उसके लिहाज से। दिस कैन आल्सो बी डन बाय चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। और इसे कहता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो E को कांस्टेंट रख दें और H को चेंज करें मैग्नेटिक फील्ड को, तब भी हम ऐसा हासिल कर सकते हैं। ईच आयन सेट्स अप अ माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट। और जब ये आयंस मखसूस मास टू चार्ज वैल्यू के आयंस एक इलेक्ट्रोमीटर पर गिरती हैं तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, थोड़ा सा करंट जनरेट करते हैं। अब जो उनसे इलेक्ट्रोमीटर पर गिरेंगे वो इलेक्ट्रोमीटर असल में क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड एज आयन कलेक्टर। इलेक्ट्रोमीटर वो जो आयन को कलेक्ट करता है एंड डिवेलप्स द इलेक्ट्रिकल करंट, और उन आयन से करंट प्रोड्यूस करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट दस मेजर्ड गिव्स द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयंस ऑफ ए डेफिनेट मास और चार्ज वैल्यू। और उसका वो जितना करंट देगा वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस को शो करेगा उस मखसूस मास और चार्ज वैल्यू की, ठीक है। Similarly, the ions of other isotopes having different masses are made to fall on the collector and the current strength is measured। और इसी तरह वो आइसोटोप्स जिनका मास और चार्ज वैल्यू डिफरेंट है उनको भी इलेक्ट्रोमीटर पर गिराया जाता है और उनका करंट मेजर किया जाता है। द करंट स्ट्रेंथ इन ईच केस गिव्स द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच ऑफ द आइसोटोप्स। और इस हर केस में हर बार पैदा होने वाला करंट हमें उनकी रिलेटिव अबंडेंस को बताएगा। The same experiment is performed with C12 isotope and the current strength is compared। और वो कहता है कि यही एक्सपेरिमेंट हम C12 के साथ भी करेंगे, उसका भी करंट कंपेयर करेंगे, करंट जो प्रोड्यूस होगा उसके डिफरेंट आइसोटोप्स का उसको भी मेजर करेंगे। This comparison allows us to measure the exact mass number of the isotopes। Fig 1.2 shows the separation of isotopes of neon, Neon। तो वो कह रहा है इसी तरह जो हम मुआवजा नियॉन के एटम्स के साथ भी करेंगे और वो फिगर 1.2 में शो किया गया है, वो उसकी तरफ भी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। Similarly, the mass or charge value of an isotope smaller the radius of smaller the mass or charge of an isotope smaller the radius of curvature
प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन। और जो इक्वेशन हमें ये बताई गई है, तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जितनी मैसो चार्ज वैल्यू कम होगी उतना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होगा। इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ्स में ईच आयन स्ट्राइक्स अ डिटेक्टर, और जब भी आयंस गिरते हैं डिटेक्टर पर, द आयनिक करंट इज एम्पलीफाइड एंड इज फेड टू द रिकॉर्डर। और मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ में होता ये है कि जब आयंस गिरते हैं डिटेक्टर पर, तो आयनिक करंट जो प्रोड्यूस होता है उसे एम्पलीफाई किया जाता है। पहले उसे एम्पलीफाई किया, फिर उसे रिकॉर्डर को दिया ताकि हमारे पास रीडिंग अच्छे से आ जाए। द रिकॉर्डर मेक्स अ ग्राफ शोइंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स प्लॉटेड अगेंस्ट द मास नंबर। तो जो रिकॉर्डर हमें एक ग्राफ बना के देखेगा, उसमें रिलेटिव अबंडेंस के अगेंस्ट मास नंबर को रिकॉर्ड किया गया होगा। तो द above figure 1.3 shows a computer plotted graph for the isotopes of neon। और ये जो फिगर 1.3 है, इसमें बताया ग्राफ बना के दिखाया गया नियॉन के एटम्स का, नियॉन के आइसोटोप्स का। द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स कैन बी डन बाय द मेथड्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। वो कहता है कि इधर हमने आइसोटोप्स की सेपरेशन की मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, उसे कहा हम उसकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से भी अलग-अलग कर सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट मेथड्स आर एज गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लेजर सेपरेशन। और वो कहता है कि इन मेथड्स की मदद से भी हम इनके अलहदा कर सकते हैं इन आयंस को। तो अब मैं जाऊँ इस फिगर की तरफ आऊँगा जो मैंने छोड़ी थी। सिंपल प्रोसीजर आपको इस फिगर की मदद से समझ आ सकता है। ये है स्पेक्ट्रोमीटर, एक सिंपली याद रख लें। इसमें पहले इनलेट है, यहाँ से हम नियॉन गैस को एंटर करेंगे। जब वो इस एंटर में होगी, इस चैम्बर में एंटर होगी, तो यहाँ इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम के जरिए स्ट्राइक किया जाएगा। हीटिंग फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, उन्हें गैस को स्ट्राइक किया जाएगा। गैस यहाँ पर आयंस में बदल जाएगी। आगे ये नेगेटिव ग्रिड यूज हुआ है, परफोरेटेड एक्सलेटिंग परफोरेटेड प्लेट्स। जब यहाँ पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे तो ये नेगेटिव ग्रिड क्या करेगा, नेगेटिव प्लेट्स इनको अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगी। और आगे परफोरेटेड एक्सलेटिंग प्लेट्स यूज़ की गई हैं ताकि जो भी आयंस आएँ एक अपने स्पीड के साथ आएँ और एक ही लाइन में आएँ, कोई रैंडम पोजीशन में ना आए। और आगे इनको एक मैग्नेटिक एनालाइजर है, तो ये इन्हें सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा। ये देखें आप लोग, जब सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा तो एक ही मैस टू चार्ज रखने वाले आइसोटोप्स होंगे, वो एक जगह गिरेंगे, और जिनके डिफरेंट हैं वो अलग-अलग गिरेंगे। ठीक है, तमाम आइसोटोप्स अपने ग्रुप्स में बदल जाएंगे और अलग-अलग पोजीशन पर फॉल करेंगे आयन कलेक्टर पे। और जिसका मैस टू चार्ज वैल्यू कम होगी उसका रेडियस कम होगा, मतलब वो पहले गिरेगा। और जिसका मैस टू चार्ज वैल्यू थोड़ी उससे ज़्यादा है वो थोड़ा आगे गिरेगा, और जिसकी सबसे ज़्यादा है वो उससे भी आगे जाके गिरेगा। तो आगे आयन कलेक्टर है, आयन कलेक्टर उन सब को आयंस को कनेक्ट करेगा, उनका करंट प्रोड्यूस करेगा, उसको एम्पलीफाई करके करंट आगे रिकॉर्डर को देगा। रिकॉर्डर क्या करेगा, उसका ग्राफ बना देगा। तो रिकॉर्डर ने हमें ये ग्राफ दिया है कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग मास नंबर। तो देखें जिसका मास है 20 नियॉन का, वो आइसोटोप जिसका मास 20 है उसकी रिलेटिव अबंडेंस 90.92% है। और वो आइसोटोप जिसका मास 21 है उसकी रिलेटिव अबंडेंस तकरीबन 0.257% है। और जिसका मास 22 है उसकी रिलेटिव अबंडेंस अप्रोक्सीमेटली 5.52% है। और यहाँ पिक थोड़ी सी ब्लर दिखाई गई है, तो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये एफएससी का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह।